वीडियो क्लियर नहीं है। हाँ जी। कमेंट करो एक बार, वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है, क्योंकि ललित का कमेंट आया वीडियो क्लियर नहीं है। रुको, नेटवर्क रिफ्रेश करता हूँ। अब चेक करो बच्चों। अब चेक कीजिए ऑडियो वीडियो। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में जो टॉपिक कर रहे थे, जिसमें फिर आवाज चली गई थी, आवाज आ नहीं रही थी, वो टॉपिक मैं वापस से आपको करवा रहा हूँ। टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टॉपिक है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि दिखने में लगे कि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर या इस तरीके से है, पर एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर से बिलोंग करे। मतलब दिखने में तो लगे कि वो किसी और दूसरे ऑर्डर से बिलोंग करती है, पर एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर से बिलोंग करे। तब ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक रिएक्टेंट वाटर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि वाटर जो कि सॉल्वेंट है, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो बहुत मामूली आता है। तो लगभग हम लोग वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हुई, कम ही नहीं हुई, तो इसका मतलब उसने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इस वजह से ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एक रिएक्टेंट की तरह एक्ट करता है, उन सभी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। दो एग्जांपल आपके सामने हैं। पहले एग्जांपल में मैंने एक एस्टर लिया है और उस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया, जिससे हमें मिल रहा है एक एसिटिक एसिड और एक मिल रहा है इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर दो रिएक्टेंट हमें नजर आ रहे हैं, तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, पर क्योंकि यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लिया जाएगा, तो यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मान करके हमने नेग्लेक्ट कर दी। तो इस वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सेम इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, सुक्रोज C12H22O11, इसका हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया। ये हमें देता है एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H12O6। और यहाँ भी देखने में लग रहा है कि दो रिएक्टेंट है, मतलब सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए, पर यहाँ सेम रीजन, H2O जो है हम लोग उसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसे कांस्टेंट मान लिया जाएगा, और बच गया आपका सिर्फ सुक्रोज। लिखिएगा, इन सम ऑफ द रिएक्शंस, in some of the reactions, comma, the reactants are the reactants are more than one. The reactants are more than one, but the order of reaction, but the order of reaction, but the order of reaction first order is first order. That is that is that is the rate of the reaction is affected by
the rate of reaction is affected by, that is, the rate of reaction is affected by change in concentration of only one reactant. Change in concentration of only one reactant. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, generally in such reactions water is taken as reactant. Water is taken as reactant whose change in concentration is negligible. Whose change in concentration is negligible. Full stop. These reactions are called pseudo first order reactions. These reactions are called pseudo first order reactions. और दोनों एग्जांपल्स बना लीजिए. ठीक है बच्चों, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं. तो ये वो टॉपिक था जो लास्ट क्लास में हमारा नहीं हो पाया था, है ना. चलिए चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास में करने के लिए हेडिंग है उसका नाम है कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी बेसिकली जो है इस बेसिस पर दी गई है कि रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं. टकराने के दौरान ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है तो ये एक दूसरे से फिर अलग हो जाते हैं. ये बेसिक सा लॉजिक जो है कोलिजन थ्योरी का है. लिखिएगा, if the reactants are to be changed into products, if reactants are to be changed
to be changed into products into products, then collisions among the reactant molecules, then collisions among the reactant molecules among the reactant molecules are are necessary ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट अगले लाइन से लिखिएगा, कीपिंग दिस मैक्स ट्रॉट max trot trot and William Lewis Lewis William Lewis developed the collision theory of reactions developed the collision theory of reactions। नेक्स्ट पॉइंट अगले लाइन से लिखिएगा, दिस थ्योरी डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये 11th क्लास में था अपने स्टेट ऑफ मैटर में। दिस थ्योरी डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस full stop। The reaction takes place by collision between spherical reactants but for a reaction it is necessary that the collision should be effective collision मतलब हर collision इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव का मतलब है वो कॉलिजन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बात तो है कि भाई आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, पर हर बार कॉलिजन पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको डेफिनेशन लिखनी है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जिसे Z कैपिटल Z, एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या है, वैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। ऐसे ही यहाँ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ कॉलिजंस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितने रिएक्टेंट्स आपस में टकरा रहे हैं, इसे बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लिखिएगा, द नंबर ऑफ कॉलिजंस टेकिंग प्लेस the number of collisions taking place among the molecules of reactants in unit volume of reaction mixture per unit time is called collision frequency।
इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जितने ज्यादा टकराव होंगे, कॉलिजन होंगे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी और उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो अगर रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स AB, तो कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट R का फॉर्मूला दिया गया ZAB। ZAB है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय E। आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो बिल्कुल जानते होंगे, नेचुरल लॉग E हम लोग जिसको बोलते हैं, E जिसकी पावर है -EA/RT। EA एक्टिवेशन एनर्जी को कहा जाता है, R जो है वो कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T यहाँ पर है टेम्परेचर। ये EA क्या है इसे मैं बताऊंगा, पहले आप लोग रिएक्शन और इस कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है रेट की वो लिख लीजिए। इसमें मार्क कर देना, ZAB क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी। ZAB है collision frequency of reactant molecules A and B। collision frequency of reactant molecules A and B। EA है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। वीडियो ब्लर है। हाँ भाई, सभी का वीडियो ब्लर हो गया क्या? यार जी हो क्या रहा है? नोट नहीं किया क्या तुम लोगों ने? नेटवर्क तो फुल है। रुको, फिर से नेटवर्क एक बार मैं करता हूँ अपना रिफ्रेश। अब चेक करो। अब चेक करो। ऑडियो वीडियो क्लियर हैं दोनों? ठीक है। हाँ, तो अब फटाफट से लिख लो, रिएक्शन लिख लो, और जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट का फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला लिख लो। रिएक्शन लिख लीजिए और जो रेट का फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला लिख लीजिए।
जेड ए बी मार्क कर दो। जेड ए बी क्या है? जेड ए बी है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड ए बी है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। जेड ए बी है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। ई ए जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए जो है वो है एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। आर जो है वो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 3 पॉइंट जिसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 8.314 8.314 जूल। 8.314 जूल। और अगर किलो जूल में आपको रखना है तो फिर 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो मान लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है जिसके पास में 5 जूल की एनर्जी मौजूद है। 5 जूल की एनर्जी पहले से है। अब जितने रिएक्टेंट्स की एनर्जी 10 जूल को क्रॉस कर जाएगी वो सब के सब जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां ये जो 10 जूल है इसको तो हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि जो एनर्जी बैरियर है कि भैया इस एनर्जी बैरियर को जो जो क्रॉस कर जाएगा वो तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, है ना। तो जो 10 जूल है एनर्जी बैरियर, इसको तो बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि अगर ये एनर्जी जिस भी रिएक्टेंट के पास हुई वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। और अब जो एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को कि भाई 5 जूल की एनर्जी तो ऑलरेडी उसके पास में है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करने के लिए 5 जूल की एनर्जी और चाहिए। इस 5 जूल की एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखिएगा for conversion of reactants into products, for conversion of reactants into product, comma, reactant species has to cross, reactant species has to cross, has to cross two, TWO, two barriers, two barriers, two barriers। पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर। जो फर्स्ट बैरियर है वो है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। इसमें लिखिएगा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which should be possessed, POSSESSED, which should be possessed by the reactant molecule, which should be possessed by reactant molecule for getting converted into product,
for getting converted into product is called threshold energy, is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, उसे तो हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी required by reactant molecules, extra energy required by reactant molecules to get converted into product, to get converted into product by crossing the energy barrier of threshold energy, by crossing the energy barrier of threshold energy is called activation energy, is called activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक कर्व, एक ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने पुट किया है एनर्जी और टाइम के बीच में। आर का मतलब रिएक्टेंट है, पी का मतलब प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं आर जो रिएक्टेंट है उसे पहले अपनी एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जो मैक्सिमम जो वैल्यू है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट किया गया है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए उसे जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, जो एनर्जी गैप आपको दिख रहा है वो है ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट ने एक्टिवेशन एनर्जी को गेन किया और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक उसकी एनर्जी को ले गई, और इतनी एनर्जी के बाद में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। इस कर्व को, इस ग्राफ को बना लीजिए। अरे यार वापस ब्लर हो गया, हो क्या रहा है आज। रुको बेटा, एक सेकंड रुको। देखो शायद अब सही हो गया हो, बेटर हुआ क्या? ब्लर है यार ये एयरटेल कैसे देता है बेटर सर? बेटर है तो फिर बना लो बेटा, कर्व बना लो एक बार। फिर से ब्लर हो गया।
देखो बच्चों, अब कोई सुधार है क्या? अभी क्लियर हुआ क्या? क्लियर है तो फिर कर्व बना लो। बेटा, इसका नेटवर्क आज, एयरटेल का नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत। अभी क्लियर है या नहीं है? देखो बच्चों, ललित ने स्क्रीनशॉट डाला है जिसकी वो बात कर रहा है। तो आप लोग उस स्क्रीनशॉट में से आप लोग बना लो बेटा। क्योंकि आज ये काफी प्रॉब्लम कर रहा है, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है बेटा, एक बार जो ललित ने स्क्रीनशॉट डाला है, अगर ब्लर आ रहा है तो वो स्क्रीनशॉट को आप लोग देखते रहो, उससे आपको हो जाएगा क्लियर। हाँ जी। तो ग्राफ आप लोगों ने बना लिया, एक्टिवेशन आप एनर्जी आप लोगों ने समझ ली, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो आपने समझ ली। एक और ग्राफ आप लोग देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि मैंने सेम ग्राफ बनाया है, बस इस बार मैंने रिएक्टेंट लिखे हैं ए बी प्लस सी। ए बी सी के साथ रिएक्ट करके ए सी बना रहा है। तो ये थ्योरी कहती है कि ये रिएक्टेंट्स पहले इनकी एनर्जी कम होती है, फिर आपस में टकराने की वजह से, मतलब ए बी और सी जो है वो आपस में टकराएंगे और एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी पर जाकर के एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ए और बी के बीच का बॉन्ड तो टूटेगा, और ए और सी के बीच में जो बॉन्ड है वो जुड़ जाएगा, और आपको इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद में प्रोडक्ट मिल जाएगा ए सी प्लस बी। ठीक है, तो एक बार आप ये दूसरा कर्व बना लो। इस कर्व के नीचे लिख देना, कर्व गिवन बाय आर्हेनियस, ARRHENIUS, कर्व गिवन बाय आर्हेनियस।
ठीक है। फिर आपको दो और कर्व नजर आएंगे, जिसमें एक में आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, और दूसरे में रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। बच्चों जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम रह जाए, प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाए, तो उसको तो एंडोथर्मिक कर्व बोलते हैं। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा रह जाए, प्रोडक्ट की तब कम, जब हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ये सब आपको आप सबको पता है, तो आप फटाफट से ये दोनों कर्व भी बना दीजिए, एक्सो और एंडोथर्मिक का। एक्सो में रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम। एंडो के अंदर रिएक्टेंट की कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ये पहला बैरियर था आपका एनर्जी बैरियर। दूसरा बैरियर है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन का मतलब है प्लेसमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में टकरा करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा रेट हो रिएक्शन की, तो उसके लिए यह भी जरूरी है आपके रिएक्टेंट सही समय पर सही जगह पर मौजूद हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने रिएक्शन लिखी है 2A प्लस 2B गिव्स 2AB। मैं चाहता हूं कि दो ए के एटम, दो बी के एटम्स आपस में टकराएं और टकरा करके बॉन्ड आपस में बना लें और हमें क्या मिल जाए, 2AB। तो ये तभी हो सकता है जब एक ए से दूसरा बी टकराए और एक दूसरे ए से एक और बी टकराए, तो ये आपका 2AB बन जाएगा। पर अगर सोचो ऐसा हो जाता कि दोनों ए के एटम्स आपस में टकरा जाते और दोनों बी के एटम्स आपस में टकरा जाते, तो आपको इस बार 2AB नहीं मिलता, आपको इस बार क्या मिलता, A2 प्लस B2, जो आप नहीं बनाना चाहते। तो आपके लिए ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाता। इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ तभी कहलाता जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है प्रॉपरली ओरिएंटेटेड होते, मतलब ए जो है उसका टकराव सिर्फ बी के साथ ही होता, ना कि दूसरे ए के साथ में। तो लिखेगा दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर लिखो, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज नेसेसरी दैट the colliding the colliding molecules must have the colliding molecules must have proper orientation before collision, must have proper orientation before collision, proper orientation before collision, full stop. Only the molecules which collide in proper direction, only the molecules which collide, which collide in proper direction form products, form products, and the collision is effective, and the collision is effective। तो जो एग्जांपल बनाया है आप लोग भी उसे बना लीजिए। हमारे लिए इफेक्टिव कॉलिजन होगा जब ए और बी टकराएंगे, ना कि ए और बी और बी।
तो कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपके पास में दो बैरियर्स थे। इन दोनों बैरियर्स को जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर जाएंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, और वो सभी कॉलिजन जो है वो आपके इफेक्टिव कॉलिजन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट जो अपने पास में हेडिंग है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ा दिया जाए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल या थ्राइस, 3 टाइम्स जो है वो बढ़ती है। वैसे भी हमें पता है कि जब आप टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये एनर्जी उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाएगी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जैसे ही रिएक्टेंट्स की एनर्जी पहुंची, ये सभी रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली जैसा क्या देखा गया, मैंने बताया आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्मॉल आर, वो डबल, ट्वाइस और थ्राइस, 3 टाइम्स हो जाती है। अब जैसा कि हमें पता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब जरूर रेट कांस्टेंट भी ट्वाइस या थ्राइस हो जाएगा। तो ये जो दो रेट कांस्टेंट का रेशियो है, कौन सा रेशियो, एक रेट कांस्टेंट जो कि 10 डिग्री या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर आया, और दूसरा रेट कांस्टेंट जो कि पहले था, बढ़ाने से पहले था, इन दोनों का रेशियो लगभग 2 और 3 आता है, जिस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लिखा। The rate of a reaction increases with increase in temperature. The rate of a reaction increases with increase in temperature. With increase in temperature. Next से लिखिएगा. It has been observed that rate of a reaction increases rate of a reaction increases 2 to 3 times, 2 to 3 times by rise in temperature by 10 degree, by rise in temperature by 10 degree, by 10 degree. That means rate constant also increases. That means rate constant also increases twice or thrice. Twice or नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. The ratio of rate constants of a reaction, the ratio of rate constants of a reaction at T plus 10, capital T plus 10 Kelvin to the rate constant at T, capital T, to the rate constant at T, capital T Kelvin, is called temperature coefficient.
विच इज 2 2 3, 2 से लेकर के 3 तक होगी। और फॉर्मूला लिख लीजिए जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, या जो स्क्रीनशॉट ललित ने भेजा है आप लोग उसमें देख सकते हैं। फिर इसी टेम्परेचर डिपेंडेंसी में हम लोगों को बोल्ट्जमान मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है। वापस बोल रहा हूं, बोल्ट्जमान, BOLTZMANN, बोल्ट्जमान, मैक्सवेल, MAXWELL, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो यहाँ पे एक बार दोनों कर्व्स हैं इन्हें बना लीजिए। एक तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक तरफ काइनेटिक एनर्जी है। जो कर्व में जो एरिया शेडेड है, अलग से शेड जिसको किया गया है, बता रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, वहां प्रोडक्ट बन चुका है। जो मैक्सिमा वैल्यू है, जो कर्व में हाईएस्ट वैल्यू है, वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। दूसरे कर्व में आपको दो टेम्परेचर बताए गए हैं, T1 और T2। कर्व में आप देखें तो T2 जो है वो T1 प्लस 10 है, वो ज्यादा है टेम्परेचर T1 से। तो जैसे ही टेम्परेचर आपने 10 केल्विन बढ़ाया, आपने देखा दूसरे कर्व में कि कर्व है, ग्राफ जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। राइट साइड में शिफ्ट होने की वजह से मैक्सिमम राइट साइड में शिफ्ट हो गया। और राइट साइड में कौन थे? प्रोडक्ट। तो जितना ज्यादा ये राइट साइड में होगा, मतलब उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं। और प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब रेट रिएक्शन जो है या रेट जो है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने अपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू बताया कि कैसे 10 डिग्री या 10 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है। अपने ग्राफ की हेल्प से उन्होंने समझाया। बना लिया क्या बच्चों? ठीक है, वैसे स्क्रीनशॉट आपके पास में है, या आप लोग बना लेना। लिख लो इसमें फटाफट से, दो एक लाइनें लिखनी है।
लिखिएगा द मैक्सिमा ऑफ द कर्व, द मैक्सिमा ऑफ द कर्व shows the energy of maximum number of molecules, shows the energy of maximum number of molecules, maximum number of molecules, full stop. If the temperature is increased, if the temperature is increased, the maxima of the curve shifts, the maxima of the curve shifts towards right side, full stop. It is clear from the curve that it is clear from the curve that the ratio of molecules having the ratio of molecules having greater energy increases, greater energy increases, and thus rate of reaction also increases, and thus rate of reaction also increases. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्हेनियस थ्योरी करेंगे और कुछ ग्राफ हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें लॉग टेबल आप लोगों के काम में आएगी, और क्लास में हम लोग इस चैप्टर को जो है फिनिश कर देंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलो।